सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी परी। कश्मीरी गेट दिल्ली के एक फ्लैट में अनवर की मुलाकात परवेज से हुई। वो कतई मुतअस्सिर न हुआ। परवेज निहायत ही बेजान चीज थी। अनवर ने जब उसकी तरफ देखा और उसको आदाब अर्ज कहा तो उसने सोचा ये क्या है, औरत है या मूली। परवेज इतनी सफ़ेद थी कि उसकी सफ़ेदी बेजान सी हो गई थी। जिस तरह मूली ठंडी होती है, इसी तरह इसका सफ़ेद रंग भी ठंडा था। कमर में हल्का सा कम था, जैसा कि अक्सर मूलियों में होता है। अनवर ने जब उसको देखा तो उसने सब्ज दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। गालिबन यही वजह है कि उसको परवेज हूबहू मूली नजर आई, जिसके साथ सब्ज पत्ते लगे हों। अनवर से हाथ मिलाकर परवेज अपने नन्हे से कुत्ते को गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ गई। उसके सुर्खी लगे होठों पर, जो उसके सफ़ेद ठंडे चेहरे पर एक दहकता हुआ अंगारा सा लगते थे, ज़ईफ सी मुस्कुराहट पैदा हुई। कुत्ते के बालों में अपनी लंबी लंबी उंगलियों से कंघी करते हुए उसने दीवार के साथ लटकती हुई अनवर के दोस्त जमील की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अनवर को उसके साथ मिलकर कतई खुशी नहीं हुई थी, रंज भी नहीं हुआ। अगर वो सोचता तो यकीनी तौर पर अपने सही रद्द-ए-अमल को बयान न कर सका। दरअसल परवेज से मिलकर वो फैसला नहीं कर सका था कि वो एक लड़की से मिला है या उसकी मुलाकात किसी लड़के से हुई है, या सर्दियों में क्रिकेट के मैच देखते हुए उसने एक मूली खरीद ली है। अनवर ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसकी आंखें खूबसूरत थीं। बस एक सिर्फ यही चीज थी जिसके मुतल्लिक तारीफी अल्फाज में कुछ कहा जा सकता था। इन आंखों के अलावा परवेज के जिस्म के हर हिस्से पर नुक्ता चीनी हो सकती थी। बाहें बहुत पतली थीं, जो छोटी आस्तीनों वाली कमीज में से बहुत ही यख आलूद अंदाज में बाहर को निकली हुई थीं। अगर उसके सर पर सबज दुपट्टा न होता तो अनवर ने यकीनन उसको फरजडीर समझा होता, जिसका रंग आमतौर पर उकता देने वाला सफ़ेद होता है। उसके होठों पर जीते जीते लहू जैसी सुर्खी बहुत घुल रही थी। बर्फ के साथ आग का क्या जोड़। उसकी छोटी आस्तीनों वाली कमीज सफ़ेद कंबरक की थी। शलवार सफ़ेद लट्ठे की थी। सैंडल भी सफ़ेद थे। इस तमाम सफ़ेदी पर इसका सबज दुपट्टा इतना इनकिलाब अंगेज नहीं था, मगर उसके सुर्खी लगे होंठ एक अजीब सा हंगामाकेज तजाद बनकर उसके चेहरे के साथ चिमटे हुए थे। सहन में जब वो चंद कदम चलकर जमील की तरफ अपने नन्हे से कुत्ते को देखती हुई बढ़ी थी, तो अनवर ने महसूस किया था कि ये औरत जो कि आ रही है, औरत नहीं ननकारी है। उससे हाथ मिलाते वक्त उसे ऐसा लगा था जैसे उसका हाथ किसी लाश ने पकड़ लिया है। मगर जब उसने बातें शुरू की तो वो ठंडी गरंत जो उसके हाथ के साथ चिपकी हुई थी कुछ गर्म होने लगी। वो आवारा ख्याल थी। उसकी बातें सब की सब बेजोड़ थीं। मौसम का जिक्र करते करते वो अपने दर्जी की तरफ लुढ़क गई। दर्जी की बात अभी अधूरी ही थी कि उसको अपने कुत्ते की छींकों का ख्याल आ गया। कुत्ते ने छींका तो उसने अपने काविंद के मुतल्लिक ये कहना शुरू कर दिया, वो बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते। देखिए अभी तक दफ्तर से नहीं आए। अनवर के लिए परवेज और उसका काविंद दोनों बिल्कुल नए थे। वो परवेज को जानता था न उसके काविंद को। गुफ्तगू के दौरान में सिर्फ उसको इस कदर मालूम हुआ कि परवेज का काविंद जमील का पड़ोसी है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। अलबत्ता उसने ये ज़रूर महसूस किया कि परवेज गुफ्तगू के आगाज़ से गुफ्तगू के इख्तिताम तक उसको ऐसी नज़रों से देखती थी जिनमें जिनसी बुलावा था। अनवर को हैरत थी कि एक ठंडी मूली में ये बुलावा कैसे हो सकता है।
वो उठकर जाने लग तो उसने गोद से अपने नन्हे कुत्ते को उतारा और उससे कहा, चलो टीनी चलें। फिर मिसेस जमील से जी ग्रोवल के बारे में कुछ पूछकर अपने सुर्ख होठों पर छदरी सी मुस्कुराहट पैदा करके अनवर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसने कहा, मेरे हस्बैंड से मिलकर आपको बहुत खुशी होगी। एक बार फिर अनवर ने फर्जडीटर में अपना हाथ धोया और सोचा, मुझे इसके हस्बैंड से मिलकर क्या खुशी होगी, जबकि ये खुद उससे नाखुश है। इसने कहा था कि वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देर तक वो जमील और उसकी बीवी से बातें करता रहा कि शायद इनमें से कोई परवेज के मुतल्लिक बात करेगा और उसको उस औरत के बारे में कुछ मालूमात हासिल होंगी जिसको उसने ठंडी मूली समझा था। मगर कोई ऐसी बात न हुई जो परवेज की शख्सियत पर रोशनी डालती। जी ग्रोदल का जिक्र आया तो मिसेस जमील ने सिर्फ इतना कहा, सिर्फ का टेस्ट रंगों के बारे में बहुत अच्छा है। परवेज परी। अनवर ने सोचा, कितनी गलत ख्फीफ है ये कस्तासी रीढ़ की हड्डी वाली औरत जिसका रंग उकता देने वाली हद तक सफ़ेद है। उसको परी कहा जाए क्या, ये कोहकाफ की तौहीन नहीं। जब परवेज के मुतल्लिक और कोई बात न हुई तो अनवर ने जमील से रुखसत चाही। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। फिर वो मिसेस जमील से मुकातब हुआ, भाभी आपकी परी बड़ी दिलचस्प चीज है। मिसेस जमील मुस्कुराई, क्यों, अनवर ने यूं ही कह दिया था। मिसेस जमील ने क्यों कहा तो उसको कोई जवाब न सूझा। थोड़े से तवक्कुफ के बाद वो मुस्कुराया, क्या आपके नज़दीक वो दिलचस्प नहीं? कौन है ये मोहतरमा? मिसेस जमील ने कोई जवाब न दिया। जमील ने उसकी तरफ देखा तो उसने नजरें झुका लें। जमील मुस्कुराकर उठा और अनवर के कंधे को दबाकर उसने गटक कर कहा, चलो तुम्हें बताता हूँ कौन है ये मोहतरमा। बड़ी वाजिब ताज़ीम हस्ती हैं। आपको तो बस कोई मौका मिलना चाहिए। मिसेस जमील के लहजे में झुंझलाहट थी। जमील हंसा, क्या मैं गलत कहता हूँ कि परी वाजिब ताज़ीम हस्ती नहीं? मैं नहीं जानती। ये कहकर मिसेस जमील उठी और अंदर कमरे में चली गई। जमील ने फिर अनवर का कंधा दबाया और उससे मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ। तुम्हारी भाभी ने हमें परी के मुतल्लिक बातें करने का मौका दे दिया है। अनवर बैठ गया। जमील ने सिगरेट सुलगाया और उससे पूछा, तुम्हें परी में क्या दिलचस्पी नजर आई? अनवर ने कुछ देर अपने दिमाग को कुरेदा। दिलचस्पी? मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है उसका धैर्य दिलचस्प होना ही शायद इस दिलचस्पी का बायस है। जमील ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी। लफ्जों का उलट फेर नहीं चलेगा। साफ साफ बताओ तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी नजर आई? अनवर को ये जरह पसंद न आई। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया है। जमील हंसा, फिर एकदम संजीदा होकर उसने सामने कमरे की तरफ देखा और दबी जबान में कहा, बड़ी खतरनाक औरत है अनवर। अनवर ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरमा दो आदमियों का खून करा चुकी हैं। अनवर की आंखों के सामने मानो परवेज का सफेद रंग आ गया। मुस्कुराकर कहने लगा, इसके बावजूद लहू की एक छींट भी नहीं इसमें। लेकिन फौरन ही उसको मामले की संगीनी का ख्याल आया तो उसने संजीदा होकर जमील से पूछा, क्या कहा तुमने? दो आदमियों का खून? अनवर ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी। जी हाँ, एक कैप्टन था, दूसरा सर बहाउद्दीन का लड़का। कौन सर बहाउद्दीन? अम्मा वही जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में खुदा मालूम क्या थे। अनवर को कुछ पता न चला। बहाउद्दीन को छोड़कर उसने जमील से पूछा, कैसे खून हुआ इन दोनों का? जैसे हुआ करता है। कॉलेज में कैप्टन साहिब से परी का याराना था। शादी करके जब वो बंबई गई तो वहां सर बहाउद्दीन के लड़के से राहो रस्म पैदा हो गई। इत्तिफाक से ट्रेनिंग के सिलसिले में कप्तान साहिब वहां पहुंचे।
पुराने ताल्लुकात कायम करना चाहे तो सर बहाउद्दीन के लड़के आड़े आए। एक पार्टी में दोनों की चक हुई। दूसरे रोज कप्तान साहब ने पिस्तौल दाग दिया। रकीब वहीं ढेर हो गए। परी को बहुत अफसोस हुआ। सर बहाउद्दीन के लड़के की मौत के गम में उसने कई दिन शोक में काटे। जब कप्तान साहब को फांसी हुई तो लोग कहते हैं उसकी आंखों ने हजारहा असली आंसू बहाए। इसके बाद एक नौजवान पारसी उसके दामए मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वस्ल की रात जब उसे पता चला कि उसकी महबूबा शादीशुदा है तो उसने अपने बाप की डिस्पेंसरी से जहर लेकर खा लिया। अनवर ने कहा, ये 3 खून हुए। जमील मुस्कुराया। नौजवान पारसी खुशकिस्मत था, उसके बाप ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। बड़ी अजीबोगरीब औरत है, ये कहकर अनवर सोचने लगा कि परवेज जिसमें कशिश नाम को भी नहीं कैसे इन हंगामों का बायस हुई। कप्तान ने इसमें क्या देखा? सर बहाउद्दीन के लड़के को इसमें क्या चीज नजर आई? और उस नौजवान पारसी ने इस ढीली ढाली औरत में क्या दिलकशी देखी? अनवर ने परवेज को तसव्वुर में नंगा करके देखा। ढीली ढाली हड्डियों का एक ढांचा जिस पर सफेद सफेद गोश्त मंढा हुआ था। खून के बगैर कूल्हे दुबले पुतले लड़के के कूल्हों जैसे थे। रीढ़ की हड्डी में कोई दम नहीं था। ऐसा मालूम था कि अगर उसके सर पर हाथ रखकर किसी ने दबाया तो वो दोनीम हो जाएगी। बाल कटे हुए थे जो हाइड्रोजन पर एक्साइड के इस्तेमाल से अपना कुदरती रंग खो चुके थे। क्या था उसके सरापा में? एक फकत उसकी आंखें कुछ गनीमत थीं। अनवर ने सोचा, सिर्फ आंखें कौन चाटता फिरता है? कोई बात होनी चाहिए। लेकिन हैरत है कि इस ठंडी मूली ने इतने बड़े हंगामे पैदा किए। मुझसे तो जब इसने हाथ मिलाया था तो मैंने ख्याल किया था कि मुझे बदबूदार डकारें आनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ न कुछ है जरूर उस परी में। जमील ने उसे बताया कि रावलपिंडी में परवेज के कॉलेज के रोमांस मशहूर हैं। उस जमाने में इसके व्यस्क वक्त 3-3, 4-4 लड़कों से रोमांस चलते थे। 6 लड़के इसी के बायस कॉलेज बदर हुए। एक को बीमार होकर सीनेटोरिन में दाखिल होना पड़ा। अनवर की हैरत बढ़ गई। उसने जमील से पूछा, कौन है इसका काविंद? और खुद किसकी लड़की है? जमील ने जवाब दिया, बहुत बड़े बाप की। किसी जमाने में अहमदाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आजकल रिटायर्ड हैं। काविंद इसका हिंदू है। हिंदू? नहीं, अब ईसाई हो चुका है। क्या करता है? मेरा ख्याल है शुरू में इसका जिक्र आया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। अनवर को याद आ गया। हाँ हाँ, कुछ ऐसी बात हुई थी। शायद भाभी जान ने बताया था। जमील और अनवर थोड़ी देर खामोश रहे। जमील ने सिगरेट सुलगाया और इधर उधर देखकर उसकी बीवी न सुन रही हो। अनवर का कांधा दबाकर सरगोशी में कहा, तुम परी से जरूर मिलो, देखना क्या होता है। अनवर ने खुद से पूछा, मगर जमील से कहा क्या होगा? जमील के होंठों में एक शरीर सी मुस्कुराहट पैदा हुई। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फिर इसने आवाज दबाकर कहा, कल शाम चाय वहीं पिएंगे। उसका काविंद रात को आता है। प्रोग्राम तय हो गया। परवेज के मुतल्लिक इतनी बातें सुनकर उसके दिमाग में खुदबुद सी हो रही है। वो बार बार सोचता था, मुलाकात पर क्या होगा? कोई गैरमामूली चीज वकूअ पजीर होगी। हो सकता है जमील ने मजाक क्या हो सकता है जमील ने जो कुछ भी इसके बारे में कहा सरतापा गलत हो, लेकिन फिर उसे ख्याल आता, जमील को क्वाह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। दूसरे रोज शाम को जमील और वो दोनों परी के यहाँ आ गए। वो कुसल खाने में नहा रही थी।
नौकर ने उनको बड़े कमरे में बिठा दिया। अनवर वोग की वर्क गर्दानी करने लगा। दफातन जमील उठा। मैं सिगरेट भूल आया, अभी आता हूं, ये कहकर वह चला गया। अनवर वोग में छपी हुई एक तस्वीर देख रहा था कि उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। नजरें उठाकर इसने देखा तो परवेज थी। अनवर सटपटा गया। उसने सफेद पाजामा पहना हुआ था जो बिल्कुल गीला था। मलमल का कुर्ता उसके पानी से तर बदन के साथ चिपका हुआ था। मुस्कुराकर उसने अनवर से कहा, आप बड़े इन्हिमाक से तस्वीरें देख रहे थे। पर्चा छोड़कर अनवर उठा। इसने कुछ कहना चाहा, मगर परवेज उसके पास आ गई। पर्चा उठाकर इसने एक हाथ से अपने कटे हुए बालों को एक तरफ किया और मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम है कि आप आए हैं, तो मैं ऐसे ही चली आई। ये कहकर उसने अपने मलमल के गीले कुर्ते को देखा जिसमें दो काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने अनवर का हाथ पकड़ा, चलिए अंदर चलें। अनवर मिनमिनाया, जमील। जमील भी साथ था मेरे, सिगरेट भूल आया था, लेने गया है। परवेज ने अनवर को खींचा, वो आ जाएगा, चलिए। अनवर को जाना ही पड़ा। जिस कमरे में वो दाखिल हुए उसमें कोई कुर्सी नहीं थी। दो स्प्रिंगों वाले सागवानी पलंग थे। एक ड्रेसिंग टेबल थी। इसके साथ एक स्टूल पड़ा था। परी उस स्टूल पर बैठ गई और एक पलंग की तरफ इशारा करके अनवर से कहा, बैठिए। अनवर हिचकिचाते हुए बैठ गया। उसने चाहा कि जमील आ जाए क्योंकि इसे बेहद उलझन हो रही थी। परवेज के गीले कुर्ते के साथ चिमटे हुए दो काले धब्बे उसको दो अंधी आंखें लगते थे जो उसके सीने को घूर घूर कर देख रही हैं। अनवर ने उठकर जाना चाहा, मेरा ख्याल है मैं जमील को बुला लाऊं, मगर वो उसके साथ पलंग पर बैठ गई। ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए फ्रेम की तरफ इशारा करके उसने अनवर से कहा, ये मेरे हस्बैंड हैं। बहुत जालिम आदमी है जमील साहब। अनवर मिनमिनाया, आप मजाक करती हैं। जी नहीं, मेरे और उसके मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। असल में शादी से पहले मुझे देख लेना चाहिए था कि वो समझता है कि नहीं। जिस चीज का मुझे शौक हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं होती। आप बताइए, ये कहती हुई ओट लगाकर पलंग पर औंधी लेट गई। इस तरह लेटने में क्या हर्ज है? अनवर एक कोने में सरक गया। उसे कोई जवाब न सूझा। उसने सिर्फ इतना सोचा, इसका दरमियानी हिस्सा कितना गैर निस्वानी है। परवेज औंधी लेटी रही, आपने जवाब नहीं दिया मुझे। बताइए, इस तरह लेटने में क्या हर्ज है? अनवर का हलक सूखने लगा। कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको नापसंद है। खुदा मालूम क्यों, ये कहकर परवेज ने गर्दन टेढ़ी करके अनवर की तरफ देखा। आदमी इस तरह लेटते तो मालूम हुआ है तैर रहा है। मैं लेटूं तो ऊपर बड़ा तकिया रख लिया करती हूं। जरा उठाइए ना वो तकिया और मेरे ऊपर रख दीजिए। अनवर का हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। उसकी समझ में नहीं आता क्या करे। उठने लगा तो परवेज ने अपनी पतली टांग से उसको रोका, बैठ जाइए ना। जी मैं जमील। वो मुस्कुराई, जमील बेवकूफ है। एक दिन मुझसे बातें कर रहा था। मैंने उससे कहा, अपने काबिंद के सिवा मेरा और किसी से वो ताल्लुक नहीं रहा जो एक मर्द और औरत में होता है। तो वो हंसने लगा। मुझे तो वैसे भी उसके ताल्लुक से नफरत है। जरा तकिया उठाकर रख दीजिए ना मेरे ऊपर। अनवर इसी बहाने उठा। तकिया दूसरे कोने में पड़ा था। उसे उठाया और परवेज के दरमियानी हिस्से पर, जो कि बहुत ही गैर निस्वानी था, रख दिया। परवेज मुस्कुराई, शुक्रिया, बैठिए अब बातें करें। जी नहीं, आप तकिए से बातें करें।
मैं चला। ये कहकर अनवर पसीना पोंछता बाहर निकल गया।